अरे भगवान के लिए तुम दोनों तमाशा खड़ा मत करो, चुपचाप यहाँ से चलो। मैं सोच रही थी कि मेरे पोते आपस में मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन ये दोनों नालायक भी तुम पर गए हैं। जब देखो आपस में लड़ते रहते हैं। चलो सब अंदर। इसके बाद शांति सबको घर के अंदर ले जाती है। क्या हुआ भाग्यवान, बहुत गुस्से में लग रही हो? अरे क्या बताऊं, हमारे दोनों पोते आज फिर से लड़ाई कर रहे थे। इन दोनों को लड़ाई करते देख इनकी माँ भी आपस में लड़ने लग गई। पता नहीं इस घर का क्या हो। हाँ ये बात तो है, हमारे घर का माहौल सच में बहुत बिगड़ा हुआ है। हर वक्त लड़ाई झगड़ा। आपका क्या है, आप तो खाना खाकर घर में पड़े रहते हो। मोहल्ले की औरतों के बीच में जाकर मुझे उठना बैठना पड़ता है। हमारे घर के माहौल को लेकर जब दूसरी औरतें मुझे ताना मारती है ना, तब मुझे बड़ी शर्म आती है। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई है, यहाँ एक मिनट भी शांति नहीं है। वैसे मैं एक बात सोच रहा था, क्यों ना एक बार हम अपने घर की झाड़ फूक करवा दें। क्या पता किसी जलने वाले हमारे घर पर कोई जादू टूना ना किया हो। हाँ, कभी कभी मेरे मन में भी यही विचार रहता है, जमाना बड़ा खराब है, कुछ कर नहीं सकते। तभी वहाँ कोमल अंदर आती है। किसी तांत्रिक को बुलाने की क्या बात कर रहे हो बाबूजी? शांति अपने दोनों बहुओं को अपने मन की बात बता देती है। नहीं, मुझे जादू टूने पर भरोसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी ने कुछ किया भी होगा। कितने सालों से हमारे घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, एक बार झाड़ फूंक करवाने में क्या बुराई है। अगर ऐसी बात है तो आप बुला लीजिए तांत्रिक को, कम से कम आपके मन को शांति तो हो जाएगी। इसके बाद मोहनलाल फोन करके तांत्रिक से बात करता है। नात्रक पूरे 30,000 रुपए लेगा, तुम दोनों आधे आधे पैसे दे देना। नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, कोई जरूरत नहीं है झाड़ फूक करवाने की। तो मैं भी 1 रुपया नहीं देने वाली, मुझे भी किसी बात की कोई हर्ज नहीं। सुनिए जी, मैं कहती हूँ झाड़ फूंक रहने देते हैं, बड़ा खर्चा है इसमें। किसी पंडित को बुलाकर घर में शांति का पाठ करवा दीजिए, शायद हमारे घर का सुख चैन वापस आ जाए। अब पूजा का खर्चा तो तुम दोनों उठा सकते हो ना। नहीं मम्मी जी, इस समय मेरा हाथ बहुत तंग है, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। अरे मम्मी जी, ये तो 1 नंबर की बकारन है। अब देखो तब पैसे को लेकर रोना शुरू कर देती है। इसके रहते ना घर में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। देखो कोमल, तू हर बात में अपनी अमीरी के घमंड मत दिखाया कर। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं? तेरे पास ज्यादा ही पैसे हैं ना, तो तू ही दे दे पूजा के पैसे। मेरे पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन मैं इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं हूं कि अकेले ही सारा खर्चा करूं। मैं फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। इसके बाद दोनों बहू मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। लगता है हमारे घर का सुख चैन कभी वापस नहीं आएगा। अब हम कर भी क्या सकते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन शांति की बहन कमला गांव से आती है। क्या बात है कमला, इतने सालों बाद तुझे अपनी बहन की याद आई? मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तुमसे कभी मिल पाऊंगी। क्या करूं दीदी, घर गृहस्थी में इतनी उलझी रहती हूं कि किसी के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता। आज जाकर समय मिला तो तुमसे मिलने चली आई। अभी शांति की छोटी बहू निर्मला चाय नाश्ता लेकर आती है और कमला के पैर छूती है। सफर कैसा रहा मौसी जी? सफर के बारे में क्या बताऊं, बस धक्के खा कर मेरी हालत खराब हो गई है। कमर में इतने जोर से दर्द है, ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा। मौसी जी, बस में धक्के खाकर आने की क्या जरूरत थी? आप हवाई जहाज में बैठकर आ जाती। वैसे भी ना आजकल हवाई जहाज के टिकट काफी सस्ते हो गए हैं। मेरी माँ तो जब भी मुझसे मिलने आती है, मैं इसके लिए हवाई जहाज का टिकट बुक करवा देती हूँ। नहीं बहू, हम गरीबों की हैसियत कहाँ, हम हवाई जहाज में बैठ चुके हैं। हमारी बस ही ठीक है, थोड़ी बहुत परेशान हुई होती है, लेकिन साथ में पैसों की बचत भी तो होती है। अरे आप लोगों की ना ये छोटी सोच आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देती। मैं तो कहती हूँ हमेशा बड़ा सोच। और कोमल मौसी जी कई सालों बाद हमसे मिलने आई है, तो इनके सामने अपनी अमीरी का दिखावा मत कर। इसमें दिखावे करने की क्या जरूरत है? मैं अमीर हूँ तो अमीरों वाली ही बात करूंगी ना। तू गरीब है तो इसलिए गरीबों की तरह रहती है, और तेरी सोच भी गरीबों वाली है। कोमल, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरा भाई और इसकी पत्नी दोनों हमेशा अपनी गरीबी का रोना रोते हैं। अगर विनोद पैसे नहीं कमा पाता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? माँ तू अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर अमीर बनोगे। हरेश की बात सुनकर विनोद भी अपने कमरे से बाहर आ जाता है। अरे भैया, कम से कम मासी के सामने तो घर में झगड़ा मत करो। बेचारे इतनी दूर से हमसे मिलने आई है और तुम इनके सामने मेरी गरीबी पर बहस कर रहे हो। एक तो तू पैसे नहीं कमाता, ऊपर से जब देखो तब मेरे साथ बदतमीजी से बात करता है। भूल गया मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन पैसों के घमंड में आप रिश्ते नाते भूल गए हो। आपको तो हर वक्त सिर्फ पैसे दिखाई देता है। दूसरों के साथ कैसे बर्ताव किया जाना चाहिए, इसकी जरा भी अकल नहीं बची। पैसा ही सब कुछ नहीं होता भैया, इंसान के पास थोड़ी तमीज भी होनी चाहिए। देखो देवर जी, सबके सामने मेरे पति को बेइज्जत मत करो, वरना अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो बहुत बुरा होगा। हाँ बोल ना चुड़ैल, तू क्या बोलना चाहती है?
देख निर्मला, अब तू मुझे गुस्सा दिला रही है। तूने एक शब्द और कहा ना तो मैं सामने रखा गुलदान उठाकर तेरे सर पर फोड़ दूंगी। भैया भाभी से कहो कि जरा अपने गुस्से को काबू में रखे, वरना गुस्सा मुझे भी आ सकता है। अच्छा तो तू मुझे धमकी दे रहा है, बोल क्या कर लेगा तू, बोल बोल। तारों को लड़ता हुआ देख कमला को बड़ी छेड़ानी होती है। तुम सब इस तरह लड़ रहे हो, जरा जरा सी बात पर लड़ना बुरी आदत है, शांत हो जाओ। अरे बहन अब क्या बताऊं, ये तो मेरे घर के रोज की कहानी है। आए दिन मेरे घर में महाभारत चलती रहती है। इन सभी को बस लड़ने का मौका चाहिए। शांति की बात सुनकर चारों वहाँ से चले जाते हैं। देख शांति, अगर तू सुकून से अपना जीवन जीना चाहती है तो मेरे पास एक उपाय है। तू इस घर को बेच दे और जो भी पैसे मिले दोनों भाइयों में बांट दे। अब पहले वाला जमाना रहा नहीं, दो भाई मिलजुल कर रह सके। आज का जमाना बिल्कुल अलग है। हर कोई अपनी मर्जी से अपना जीवन जीना चाहता है। ये सभी एक है, छत के नीचे लड़ते रहते हैं ना, इसलिए हमेशा इनके बीच में लड़ाई होती है। अगर दोनों भाई अलग अलग रहेंगे तो इनके बीच में सुलह हो जाएगी। जब भी मिलेंगे एक दूसरे के साथ खुशी खुशी मिलेंगे। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन घर पर इसके बाद मैं और तेरा जीजा जी कहाँ जाएंगे? इसमें डरने की क्या बात है, घर बेचकर पैसे भी तो मिलने वाले हैं। कम से कम तेरा छोटा बेटा कोई कारोबार शुरू कर सकता है, इसकी किस्मत बदल जाएगी। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन घर पर इसके बाद मैं और तेरा जीजा जी कहाँ जाएंगे? मेरी दोनों बहुओं में से एक भी हम दोनों को पसंद नहीं करती। हमें कौन सहारा देगा? तुझे सहारे की कोई जरूरत नहीं। अगर तेरी दोनों बहुएं अपना सवारस तो देख रही हैं, तो तुम भी अपना सवारस देख। घर बेचने के बाद जितने पैसे मिलेंगे इसके 3 हिस्से कर देना। एक हिस्सा तू लेकर जीजा के साथ गाँव चली जा। गाँव में भी तो तुम्हारा अच्छा घर है, वहाँ तुम दोनों सुकून से रह सकते हो। देख तू फौरन मेरी बात पर अमल कर, वरना तेरा आने वाला बुढ़ापा इतना खतरनाक होगा कितना तू सोच भी नहीं सकती। मैंने तो एक से बढ़कर एक घरों को बर्बाद होते देखा है। कमला की बातों का शांति के मन पर गहरा असर होता है। फिर इस रात वो अपने पति से इस बारे में चिड़चिड़ा करती है। तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें ये घर बेच देना चाहिए। सारे फसाद की जड़ यही घर है। जब सब अलग अलग रहेंगे तभी एक दूसरे के प्रति में मन प्यार पैदा होगा। फिर अगले दिन मोहन लाल अपने दोनों बेटों से घर पहुंचने की बात करते हैं। दोनों बेटे भी बिना कोई एतराज किए राजी हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद मोहनलाल एक बड़े सेठ को अपने घर भेज देते हैं। बदले में जो भी पैसे मिलते हैं इनके 3 हिस्से किए जाते हैं। एक एक हिस्सा लेकर हर्ष और विनोद अलग रहने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपना हिस्सा लेकर शांति और मोहनलाल हमेशा के लिए अपने गांव चले जाते हैं। फिर कुछ महीनों के बाद शांति और मोहनलाल की शादी की सालगिरह भी है। शांति के दोनों बेटे अपने परिवार के साथ माता पिता से मिलने आते हैं। इसमें हरेश और विनोद के साथ साथ उनकी पत्नी भी एक दूसरे के साथ प्यार से बात कर रही थी। यहाँ तक कि उनके बच्चे भी आपस में मिलजुल कर खेलने लगते हैं। यह देखकर शांति को एहसास होता है कि उसने घर बेचकर बिल्कुल सही फैसला लिया था। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है और सभी अपनी अपनी जिंदगी सुकून से जीने लगते हैं।